हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। तो थंडरबोल्ट्स मूवी एक काफ़ी सिंपल डार्क थीम को फॉलो करने वाली मूवी की तरह है। बट ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब मूवी में हमको नहीं दिया गया है। तो अपना दिमाग लड़ा के हम बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर जो थंडरबोल्ट्स मूवी को देखकर आपके दिमाग में भी एक ना एक सवाल तो ज़रूर आया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9, इज टास्क मास्टर रियली डेड? तो मूवी में वैलेंटीना, जॉन, येलेना, गोस्ट और टास्क मास्टर इन चारों को सीक्रेटली एक दूसरे को जान से मारने का मिशन देती है, जिसमें येलेना का मिशन था बस गोस्ट को फिनिश करना, जॉन का मिशन था येलेना को जान से मारने का, गोस्ट का मिशन था टास्क मास्टर को ख़त्म करने का और टास्क मास्टर का मिशन था जॉन को ऊपर पहुंचाने का। बट वहाँ सिर्फ गोस्ट अपने मिशन को कंप्लीट कर लेती है टास्क मास्टर के सर पर शूट करके और टास्क मास्टर वहीं गिर जाती है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या टास्क मास्टर सच में मर गई? तो इसका बिना किसी बात को घुमाए सिर्फ एक ही आंसर है, हाँ, टास्क मास्टर ऑफिशियली डेड हो चुकी है एमसीयू में, जिसकी लाश तक किसी को नहीं मिलेगी क्योंकि जहाँ वो मरी है उस जगह का सारा सामान जलकर राख हो चुका है, इंक्लूडिंग टास्क मास्टर्स डेड बॉडी। और वो अब रिटर्न नहीं करने वाली है क्योंकि मूवी में वो इतनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं थी और टास्क मास्टर की कमी थंडरबोल्ट्स मूवी में कहीं भी महसूस नहीं हुई। हाँ, शॉकिंग था टास्क मास्टर की डेथ, बट जैसे जैसे मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है तो टास्क मास्टर की मौत फेड होती जाती है। हम भूल जाते हैं कि कोई कैरेक्टर मूवी की स्टार्टिंग में ऑलरेडी मर चुका है, जो अगर नहीं मरता तो वो थंडरबोल्ट्स टीम का पार्ट होता या फिर न्यू एवेंजर्स टीम का। फिर इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि स्पाइडरमैन कहाँ था जब वर्ल्ड न्यूयॉर्क शहर के लोगों को एक एक करके उनकी खुद की बुरी पास्ट मेमोरीज में भेज रहा था। तो ये तो हम सब जानते हैं, जब न्यूयॉर्क शहर का जिक्र होता है तो पुराने ओजी मार्वल फैंस को एक नाम जरूर माइंड में आता होगा और वो है न्यूयॉर्क का फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में हमने देखा था कि पीटर अब टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की तरह एक रेंट पर लिए हुए कमरे में रहने लगा था, जहाँ जब भी रेडियो से पीटर को पता चलता था कि न्यूयॉर्क में फिर कोई क्राइम हो रहा है तो वो वहाँ से उस क्राइम से लड़ने चला जाता था। अब बैक टू आवर क्वेश्चन, पीटर उस टाइम कहाँ था जब वर्ल्ड सबको शैडो बना रहा था? तो देखो, उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली कि पीटर खुद शैडो बन गया हो बाकी लोगों के साथ और पीटर को टाइम ही ना मिला हो कुछ समझने का या फिर कुछ करने का, क्योंकि वर्ल्ड सूरज की रोशनी जिस तरह न्यूयॉर्क में फैलती है उस स्पीड से अंधेरा न्यूयॉर्क शहर में फैला रहा था और पीटर भी बाकी लोगों के साथ वॉइड के चपेट में आकर शैडो बन गया हो। और अगर पीटर वॉइड में गया था तो पीटर ने अपनी कौन सी बुरी मेमोरीज को फेस करा होगा? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा मेरी प्रीवियस स्पाइडरमैन की वीडियोस को देखकर कि पीटर की लाइफ कितनी ट्रोमेटिक है। तो हम एक चीज़ को गैस नहीं कर सकते, बट अगर मैं एक मेमोरी को गैस करूँ तो वो होगी आंट मे की डेथ। पीटर ने मोस्ट प्रोबेबली वॉइड में अपनी आंट मे की डेथ को देखा होगा, जहाँ पीटर अपना 100% देने के बाद भी अपनी आंट मे को नहीं बचा पाता। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पीटर न्यूयॉर्क शहर में था ही नहीं जब लोग शैडो बन रहे थे। मे बी वो कैप्टन अमेरिका के साथ हो क्योंकि सैम विल्सन अपनी खुद की एक एवेंजर्स की टीम बना रहा है और मे बी टीम बनने के बाद सैम विल्सन और उसकी टीम के लोग न्यूयॉर्क आए, जहाँ कैप्टन अमेरिका बॉब को एज अ फ्रेंड और एवेंजर एक्सेप्ट ना करे क्योंकि बॉब की इविल पर्सनैलिटी ने पूरे न्यूयॉर्क शहर के लोगों को शैडो बना दिया था। और इसी आर्ग्यूमेंट को लेकर द न्यू एवेंजर्स और कैप्टन अमेरिका के साइड वाले एवेंजर्स के बीच में एक सिविल वॉर हो, बट एक छोटे लेवल की, जैसे एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बीच में हुई थी विजन को लेकर, और इन दो एवेंजर्स की टीम के बीच की तू मैमे के बीच में एंट्री हो डॉक्टर डूम की। और फिर जब इन दोनों टीम को रियलाइज होगा कि ये काफी बड़ा थ्रेट हमारे सामने प्रकट हो चुका है तो ये दोनों टीम साथ में मिलकर काम करें। और इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैम की टीम में आखिरकार है कौन कौन? तो सैम अब ऑफिशियल कैप्टन अमेरिका है, तो यहाँ सैम की टीम ऑफिशियल कंसीडर करी जाएगी, जिसमें होंगे हॉकाई, फैल्कन, डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग, शेंग-ची, अमेरिका चैवेस, हल्क, शी हल्क, स्पाइडरमैन, शूरी, थॉर और वेलकैरी। अभी तक इतने ही नाम मुझे लग रहे हैं और ये ऑफिशियल लिस्ट नहीं है, ये सब मैं अपना दिमाग लड़ाकर बोल रहा हूँ। और द न्यू एवेंजर्स की टीम में तो आपको पता ही है कौन कौन है, येलेना, गोस्ट, जॉन वॉकर, बकी, रेड गार्डियन और सेंट्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि आखिरकार सैम विल्सन इन न्यू एवेंजर्स के नाम पर कॉपीराइट फाइल क्यों कर रहा है? वो क्यों नहीं चाह रहा है कि ये भी अपने आप को एवेंजर्स बुलाएं? तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल सा है, कैप्टन अमेरिका की पर्सनैलिटी ही ऐसी है, वो जो सही होता है सिर्फ उसी का साथ देता है और जो गलत है वो कैप्टन अमेरिका के लिए गलत ही है। और सैम विल्सन एज कैप्टन अमेरिका होने के नाते इन क्रिमिनल्स को एज एवेंजर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि इस टीम में सभी क्रिमिनल्स हैं, एंटी हीरोज हैं, मतलब ये अच्छे काम के साथ साथ बुरे काम भी करते हैं और एक ने तो पूरे शहर को ऑलमोस्ट काला कर दिया था। तो इसलिए सैम विल्सन इन न्यू एवेंजर्स पर कॉपीराइट फाइल कर रहा है क्योंकि मीडिया में इस टीम को न्यू एवेंजर्स अनाउंस कर दिया गया है वैलेंटीना की तरफ से, इसलिए सैम लीगली इस मैटर को हैंडल कर रहा है क्योंकि दैट्स व्हाट कैप्टन अमेरिका डज, वो ऑलमोस्ट सारे मैटर लीगली सॉल्व करता है और अगर गवर्नमेंट भी गलत करती है तो वो गवर्नमेंट के भी अगेंस्ट जाकर सही काम करता है। इसलिए तो वो सोकोविया अकॉर्ड्स के अगेंस्ट था क्योंकि उसको पता था गवर्नमेंट यहाँ गलत कर रही है। अब नेक्स्ट सवाल आता है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस?
तो प्रीवियस मूवी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हमें पता चला था कि थंडरबोल्ट रॉस यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, बट बाद में जब वो एक्सपोज होते हैं इस रेड हल्क तो ऑब्वियसली उनको प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया जाता है और उनको राफ्ट जेल में भेज दिया जाता है। और थंडरबोल्ट रॉस का जिक्र थंडरबोल्ट्स मूवी में भी होता है, जहाँ वैलेंटीना बोलती है कि हमारे पिछले प्रेसिडेंट एक लाल मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होकर इस शहर को नुकसान पहुंचा चुके हैं। तो इसका आंसर अभी तक रिवील नहीं करा गया है कि करंटली अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जॉन वॉकर की शील्ड किस मटेरियल की बनी है। तो मूवी में जॉन वॉकर की शील्ड को सेंट्री बड़े आराम से एक रबड़ की तरह फोल्ड कर देता है और शील्ड पर बहुत सारे निशान भी हैं, जिससे यह तो एकदम क्लियर हो जाता है कि ये शील्ड वाइब्रेनियम की नहीं बनी है, क्योंकि सेंट्री का शील्ड को बेंड करना भी कंसीडर कर सकते हैं कि सेंट्री इतना पावरफुल है तो क्या पता वो वाइब्रेनियम जैसे मजबूत मेटल को फोल्ड कर सकता है। बट शील्ड पर इतने सारे कट के निशान देखकर यही पता चलता है कि ये शील्ड एलॉय मेटल की बनी है, जो काफी स्ट्रॉन्ग मेटल है। और कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि ये शील्ड एडामेंटियम की बनी है। तो देखो, एडामेंटियम काफी भारी मेटल है और इतने भारी मेटल को ऐसे ही फ्रीक्वेंटली थ्रो नहीं करा जा सकता। और एडामेंटियम अभी ही तो डिस्कवर हुआ है एमसीयू में और इतनी जल्दी वो जॉन वॉकर के पास नहीं आ सकता है। और एलॉय मेटल इतना स्ट्रॉन्ग है कि जॉन वॉकर शील्ड को दोबारा पहले जैसा नहीं कर पाता। वो बेचारा वेट कर रहा है कि कब बॉब के अंदर से सेंट्री प्रकट होगा और वो उससे शील्ड ठीक कराएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि बाकी सेंट्री प्रोजेक्ट के सब्जेक्ट्स मर क्यों गए और सिर्फ बॉब ही इकलौता सर्वाइवर क्यों था सेंट्री प्रोजेक्ट का। तो मूवी में सेंट्री प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है जिसमें ऑक्स ऑर्गेनाइजेशन का गोल था एक ऐसा सुपर ह्यूमन सुपर हीरो बनाने का जो सारे एवेंजर्स को एक साथ मिलाने से भी 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल हो, बेसिकली जो एवेंजर्स को रिप्लेस कर सके, क्योंकि एवेंजर्स अब जा चुके हैं और अब इस दुनिया को बचाने के लिए भी कोई चाहिए। तो इसलिए सेंट्री प्रोजेक्ट को स्टार्ट करा गया जिसमें ह्यूमन सब्जेक्ट्स चाहिए थे और उन ह्यूमन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट था बॉब, जो सिर्फ अकेला था जो सेंट्री प्रोजेक्ट में मरा नहीं था। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सारे सब्जेक्ट के साथ बॉब भी नियरली डेड हो चुका हो और जब सारे सब्जेक्ट के साथ बॉब को भी जलाया जा रहा हो सबूत मिटाने के लिए, तो तब सेंट्री सीरम का असर हुआ हो और सेंट्री या फिर वॉइड ने बॉब के अंदर से बाहर आकर बॉब को बचा लिया हो। इसलिए तो वैलेंटीना शॉक थी मूवी में कि बॉब जिंदा कैसे है, इसको तो हमने बाकी सब्जेक्ट के साथ जलाकर खत्म कर दिया था। और जब ऑक्स ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने देखा कि बॉब सारे सब्जेक्ट के साथ नहीं मरा है तो उसको यहाँ वॉल्ट में रख दिया हो वैलेंटीना को बताए बिना। और बॉब के ट्रोमेटिक पास्ट की वजह से वो सीरम बॉब के साथ अच्छे से मैच कर पाया, क्योंकि वो पास्ट इतना डार्क था कि उस पास्ट ने वॉइड जैसी एक ईविल पर्सनैलिटी को जन्म दिया और फिर बाद में जाकर बॉब सेंट्री बना और वो सीरम बॉब पर सक्सेसफुल रहा। और इस सुपर सोल्जर सीरम की एक खासियत मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर अब्राहम अर्स्किन ने एक्सपेरिमेंट से पहले स्टीव रॉजर्स से कहा था कि ये सीरम किसी इंसान के अंदर जाकर उसकी अच्छाई को 1000 गुना बढ़ा देते हैं, पर अगर वो इंसान बुरा है तो वो सीरम उसकी बुराई को 1000 गुना बढ़ा देगा। फिर इसके बाद हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है कि बकी, गोस्ट और रेड गार्डियन ने अपनी कौन सी ट्रोमेटिक मेमोरी को वर्ल्ड में जाकर बार बार फेस करा। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं येलेना की मेमोरी के बारे में, जहाँ येलेना ने अपनी 3 सबसे बुरी मेमोरीज देखी। पहली कि येलेना एक और लड़की को एक ऑफिसर के कहने पर जंगल में लाती है, जहाँ वो ऑफिसर उस लड़की को जान से मार देता है। दूसरी मेमोरी होती है येलेना की ब्लैक विडो ट्रेनिंग की, जहाँ येलेना बाकी ब्लैक विडो से अच्छा परफॉर्म करती है और बाकी सबको पनिशमेंट मिलती है। और तीसरी मेमोरी होती है जहाँ येलेना अपनी बहन नताशा के मरने के बाद डिप्रेशन में चली गई थी, जहाँ वो अल्कोहल कंज्यूम करने लगी थी। इन तीनों मेमोरीज में पहले में येलेना को गिल्ट था उस लड़की को मरवाने का। दूसरी मेमोरी में येलेना को गिल्ट था येलेना के अच्छे परफॉर्मेंस करने की वजह से वहाँ की टीचर बाकी ब्लैक विडोज को पनिश करती थी। और तीसरी मेमोरी में येलेना डिप्रेशन में थी। फिर येलेना के बाद आता है जॉन वॉकर, जो अपनी खुद की ट्रोमेटिक मेमोरी को फेस करता है, जहाँ वो पूरे मर्द समाज के एक सबसे डरावने डर को फेस करता है, और वो है अपनी बीवी के लिए एक अच्छा हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा बाप ना बन पाना, जिसकी वजह से जॉन वॉकर की वाइफ अपने बच्चे के साथ जॉन वॉकर को छोड़कर चली जाती है। एंड दिस इज़ वॉट रियल हॉरर इज़। फिर जॉन वॉकर के बाद आता है बकी। तो बकी की मेमोरी मूवी में हमें नहीं दिखाई गई है, बट बकी ने मोस्ट प्रोबेबली 2 चीज़ें ही देखी होंगी। पहली, बकी पर हाइड्रा का टॉर्चर, और दूसरा, बकी ने जिन जिन लोगों को जान से मारा है विंटर सोल्जर बनकर। बकी एक मर्डरर है जिसने काफ़ी सारे इनोसेंट लोगों को असैसिन करा है, इंक्लूडिंग आयरन मैन के मम्मी पापा। तो बकी को उन सारे लोगों को असैसिन करने का गिल्ट लाइफ लॉन्ग रहता है, क्योंकि बकी जब विंटर सोल्जर की फॉर्म में होता है तो बकी का खुद पर कंट्रोल नहीं होता है। बकी उसके कंट्रोल में होता है जिसने विंटर सोल्जर को जगाया होता है। एंड दिस इज़ वाई ही इज़ नॉट सिलेक्टेड टू बिकम कैप्टन अमेरिका, क्योंकि बकी को कभी भी कोई मैनिपुलेट करके विंटर सोल्जर को जगा सकता है। फिर बकी के बाद आती है गोस्ट। तो इस कैरेक्टर को लोग बहुत कम जानते हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है गोस्ट ने अपने मम्मी पापा की डेथ देखी होगी वर्ल्ड में। फिर गोस्ट के बाद लास्ट आता है रेड गार्डियन, जिसकी एक शेमफुल मेमोरी हमको पता है कि इसने येलेना और नताशा को जब वो छोटे थे उनको ब्लैक विडो की ट्रेनिंग में भेज दिया था रेड रूम में,
और इस डिसीजन पर रेड गार्डियन को काफ़ी रिग्रेट होता है और रिग्रेट वाली मेमोरी काफ़ी हॉरिफिक होती है। अगर कोई चीज़ आपने करी हो जिसका आपको 1000 गुना रिग्रेट है तो उस मेमोरी को बार बार देखना काफ़ी हॉरिफिक रहा होगा रेड गार्डियन के लिए। फिर अगली मेमोरी होती है बॉब की। बॉब भी सबकी तरह वॉइड में अपने पास्ट को फेस करता है और बॉब की मेमोरी होती है कि बॉब के पापा बहुत अब्यूजिव थे। बॉब के पापा घर में लड़ाई झगड़ा करते थे, जिससे जब बॉब छोटा था तो उसके दिमाग पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तो वो मेमोरी बहुत वर्स हो गई। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन कि फैंटास्टिक फोर की शिप में है कौन। तो इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि न्यू एवेंजर्स के पास एक मैसेज आता है कि एक इंटर डायमेंशनल स्पेस शिप अर्थ में एंटर हुआ है। यहाँ पहले तो इंटर डायमेंशनल का मतलब है दूसरी डायमेंशन का, तो ये शिप अर्थ का नहीं है और किसी और डायमेंशन से यहाँ पर आया है और इस शिप पर कोई शक नहीं है ये फैंटास्टिक फोर का ही लोगो है। बट मेन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या इस शिप में सच में फैंटास्टिक फोर ही है या फिर डॉक्टर डूम। इस शिप में तो फर्स्ट चांसेस है फैंटास्टिक फोर के होने के। तो फैंटास्टिक फोर मूवी में फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस से लड़ेंगे और ये गैलेक्टस को रोक नहीं पाएंगे इनके अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से। इसलिए फैंटास्टिक फोर दूसरे डायमेंशन में आए सर्वाइव करने के लिए और वो डायमेंशन होता है अर्थ 616 जहाँ मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स टेक प्लेस करता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस को मूवी में हरा देंगे बट एंड में एक मल्टीवर्सल लेवल का थ्रेट इनके सामने आ जाएगा जो होगा डॉक्टर डूम। और डॉक्टर डूम इनके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे ये अर्थ 616 में आएंगे डॉक्टर डूम के बारे में सबको वार्न करने के लिए कि डॉक्टर डूम आ रहा है। और इस शिप में डॉक्टर डूम के होने के चांसेस बहुत कम है। अंदर से ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये सीन हल्क वाले सीन से सिमिलर होगा जहाँ हल्क थैनोस को लेकर वार्न करता है डॉक्टर स्ट्रेंज को और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज सबको वार्न करता है। तो ऐसी फैंटास्टिक फोर पिटी हुई हालत में अर्थ पर आएंगे और न्यू एवेंजर्स को वार्न करेंगे डॉक्टर डूम को लेकर, जिससे जो सैम का कॉपीराइट फाइल वाला सीन है सैम उसको साइड में रखेगा और हाथ मिला लेगा न्यू एवेंजर्स के साथ। तो ये थे 9 सवाल जो मेरे दिमाग में आए थे थंडरबोल्ट्स मूवी को देखने के बाद और मैंने कोशिश करी है लॉजिकली इन सवालों का जवाब देने की। अगर आपकी भी कोई थ्योरीज हैं तो कमेंट में बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड।